हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मध्यकालीन भारत का इतिहास जो कि 1526 से लेकर 1656 तक का इतिहास है, उसके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। शुरू करते हैं क्लास को। तो सभी जुड़ जाइए और पहले क्लास को आप लाइक करिए। लाइक करने के बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। शुरू करते हैं सबसे पहले बाबर के बारे में। बाबर बाबर का जन्म स्थान फरगना उज्बेकिस्तान। ध्यान रख लेना, बाबर का जन्म स्थान कहाँ पे है? फरगना उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया। 1483 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। इनकी दादी का नाम दौलत एहसान बेगम। इनकी सहायता से ये क्या करता है? 1494 ईस्वी में फरगना का शासक था। तो ध्यान रख लेना कि 1494 के अंदर क्या बनता है? ये फरगना का शासक बन जाता है और वह समरकंद को जीतना चाहता था। 1501 में उसने समरकंद को कुछ समय के लिए जीता था। फिर नेक्स्ट बात आती है कि 1504 में काबुल को जीता। फिर 1519 में मेरा व बाजोर पर आक्रमण किया। कहां पर किया? तो 1519 के अंदर ये मेरा और बाजोर पर आक्रमण करता है और ये बाबर का भारत पर पहला आक्रमण था और बाबर ने अपनी पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग किया था। दोस्तों ध्यान रखना कि बाबर का भारत पर पहली बार आक्रमण मेरा व बाजोर पर होता है और बाबर ने पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग किसी युद्ध में किया था? तो मेरा और बागोर पर जब आक्रमण करता है 1519 के अंदर, उसके अंदर बारूद का प्रयोग करता है। फिर प्रश्न आता है कि 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। तो अगर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात आ जाए तो बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया। तोपची अली व मुस्तफा, तुगलमा पद्धति और उस्मानी पद्धति का प्रयोग भी पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। किसमें किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में एक तो बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया, एक तोपची अली व मुस्तफा का प्रयोग किया और तुगलमा पद्धति का भी प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। फिर इस युद्ध के बाद बाबर ने कहा कि काबुल की गरीबी और नहीं, काबुल की गरीबी और नहीं, प्रत्येक काबुल वासी को शाहरुख नामक चांदी का सिक्का दिया। इस कारण कलंदर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो बाबर को कलंदर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि काबुल वासियों को शाहरुख नाम चांदी का सिक्का दिया था, इसलिए इसको कलंदर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर नेक्स्ट जो कुछ अभियान आते हैं कि 1527 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में इसके द्वारा खानवा का युद्ध राणा सांगा वर्सेस बाबर के मध्य लड़ा जाता है, जो कि 1527 में होता है। फिर चंदेरी का युद्ध जो 1528 में, वो मेदिनी राय और बाबर के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? मेदिनी राय और बाबर के मध्य चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। फिर घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध होता है दोस्तों 1529 में, बाबर वर्सेस अफगान के मध्य। अफगानों की तरफ से महमूद लोदी होता है। और ध्यान रखना 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु हो जाती है। कब होती है बाबर की मृत्यु? 1530 के अंदर होती है। तुजु के बाबरी या बाबरनामा, जो कि बाबर की क्या कहलाती है? आत्मकथा कहलाती है। क्या कहलाती है? बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी या बाबरनामा इसको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट अगले बिंदु पर बात करते हैं कि अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के समय इसका फारसी में अनुवाद किया था। जो बाबरनामा है उसका अब्दुल रहीम खान खाना उसका दरबारी कवि होता है, उसके द्वारा अकबर के समय उसका क्या होता है? फारसी में अनुवाद किया जाता है। फिर आर्स्किन वेल लीडन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, जबकि पावेत दी कार्तेल ने इसका फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया था। ये थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप याद कर लेना। इसमें भारत की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। दो हिंदू राजाओं को उल्लेख मिलता है हमें, एक तो कृष्णदेव राय। तो किसके अंदर? बाबरनामा के अंदर दो हिंदू राजाओं का उल्लेख मिलता है, एक होता है कृष्णदेव राय और एक का नाम होता है राणा सांगा। कृष्णदेव राय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया जाता है। भारत का अगर सबसे शक्तिशाली शासक बाबरनामा के अंदर बताया जाता है तो उसको बताया जाता है कृष्णदेव राय को बताया जाता है। फिर अगला शासक होता है राणा सांगा। तो इसके शौर्य की प्रशंसा बाबरनामा में की गई। किसके? प्रश्न आ जाता है कि बाबरनामा में किसके शौर्य की प्रशंसा करते हैं? तो राणा सांगा के। 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख मिलता है हमें, दिल्ली, बंगाल, गुजरात, मालवा, बहमनी। अगर भारत को कारीगरों का देश भी बताता है, यानी ये जो बाबरनामा है, बाबर के द्वारा आत्मकथा लिखी गई जिसके अंदर भारत को कारीगरों का देश बताया जाता है। जबकि
भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध बताता है और आम को फलों का राजा भी बाबरनामा के अंदर यानी बाबर ही बताता है। कौन बताता है? बाबर के द्वारा बाबरनामा के अंदर आम को फलों का राजा, भारत को कारीगरों का देश और भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध भी बताया जाता है। जबकि गंगा नदी का उल्लेख भी हमें बाबरनामा में मिलता है। प्रश्न आ जाए कि गंगा नदी का उल्लेख भी हमें क्या मिलता है? बाबरनामा में मिलता है। फिर भारत के 3 अभिशाप बताता है। लू, आंधी, गर्मी। लू, आंधी, गर्मी को भारत की क्या बताता है? अभिशाप बताता है। फिर फारसी चित्रकार बिहजाद के नाम का उल्लेख करता है। फिर अगले शासक आते हैं हुमायूं। कौन होते हैं? हुमायूं। हुमायूं के बारे में अगर बात करें तो हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका नाम होता है भाग्यशाली। और हुमायूं ने अपना साम्राज्य भाइयों में वितरित किया। एक तो कामरान जो कि काबुल दिया उसको, अस्करी जिसको संभल दिया, और हिंदाल को मेवात दिया गया। हिंदाल को क्या दिया गया? मेवात। दोबारा ध्यान रखना, हुमायूं ने अपना साम्राज्य अपने भाइयों में बांटा था। पहला कामरान, उसको काबुल दे दिया, और अस्करी को संभल दे दिया, हिंदाल को मेवात दे दिया। ध्यान रखना, तीनों क्षेत्र अलग अलग है। फिर नेक्स्ट आता है अगला बिंदु कि 1532 ईस्वी के अंदर 1532 में दोहरिया का युद्ध लड़ा जाता है हुमायूं वर्सेस अफगानों के मध्य। किसके होता है? हुमायूं वर्सेस अफगानों के मध्य दोहरिया का युद्ध होता है, जिसके अंदर दोस्तों जीत होती है हुमायूं की, और ये अफगान होते हैं वो महमूद लोदी के नेतृत्व में युद्ध लड़ते हैं। किसके नेतृत्व में? महमूद लोदी के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ते हैं। फिर 1532 में चुनार का घेराव किया जाता है और शेर खान ने हुमायूं के साथ संधि कर ली। फिर अगला होता है नेक्स्ट गुजरात अभियान। अगर गुजरात अभियान की बात करें तो हुमायूं का गुजरात पर अधिकार बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की सहायता से गुजरात पुनः जीत लिया। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, कि गुजरात अभियान, हुमायूं का गुजरात पर अधिकार, बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की सहायता से गुजरात पुनः जीत लिया था। और कालांतर में पुर्तगालियों ने बहादुर शाह की क्या कर दी दोस्तों? हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। नेक्स्ट आता है चुनार अभियान। चुनार अभियान की बात करें तो 1537 का। कब का है? 1537 का। इसमें शेर खां बंगाल की तरफ चला गया और शेर खां ने बंगाल को उजाड़ दिया। शेर खां ने बंगाल को उजाड़ दिया। फिर अगर बात करें नेक्स्ट अगला बिंदु आता है कि हुमायूं ने बंगाल को पुनः बसाया एवं उसका नाम जनताबाद कर दिया। क्या कर दिया? हुमायूं ने बंगाल को दोबारा बसाया, लेकिन उसका नाम क्या कर दिया? जनताबाद कर दिया। अगला युद्ध आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका नाम होता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 के अंदर लड़ा गया शेर खां वर्सेस हुमायूं के मध्य। शेर खां और हुमायूं के मध्य एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है चौसा का युद्ध। वो लड़ा जाता है 1539 के अंदर, लेकिन इस युद्ध में हार हो जाती है हुमायूं की। किसकी होती है? हुमायूं की इस युद्ध के अंदर हार हो जाती है। हुमायूं ने करमनासा नदी में छलांग लगा दी और निजाम सक्का भिस्तिक की सहायता से अपनी जान बचाई थी। किसकी सहायता से? निजाम सक्का भिस्तिक की सहायता से अपनी जान बचाई थी। हुमायूं नामा के अखबार, जिस प्रकार बाबर नामा है, अकबर नामा है, उसी प्रकार एक हुमायूं नामा भी है। तो दोस्तों हुमायूं नामा के अनुसार निजाम सक्का एक दिन का बादशाह बना और उसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निजाम सक्का नाम का एक शासक होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, ये हुमायूं उसको एक दिन का शासक बनाता है और वह क्या करता है? चमड़े के सिक्के चलाता है। इस कारण से वो फेमस हो जाता है। इस कारण ध्यान रख लेना कि चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे? तो निजाम सक्का ने चलाए थे। फिर अगला युद्ध होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये युद्ध हुमायूं से संबंधित है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। किसके मध्य होता है दोस्तों? हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। पराजित होकर अमरकोट सिंध चला गया। ये जो हुमायूं था यहाँ से भी पराजित होता है और यहाँ से पराजित होकर हार कर ये अमरकोट सिंध चला जाता है। अगला नेक्स्ट है कि अमरकोट के राणा वीर साल ने हुमायूं को शरण दे दी थी। क्या कर दी थी? शरण दे दी। और इसने मीर बाबा दोस्त इंदाल के गुरु की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हुमायूं ने शादी किससे की? तो मीर बाबा दोस्त इंदाल के गुरु थे, उसकी पुत्री थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम, उससे शादी कर लेते हैं। कौन? हुमायूं शादी कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? हुमायूं शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट जो अगला का युद्ध होता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, इस युद्ध के पश्चात शेर खां की शाह की उपाधि धारण की थी। शेरशाह क्या करते हैं? शाह की उपाधि धारण करते हैं चौसा के युद्ध में। फिर नेक्स्ट होता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब होता है? 1540 के अंदर होता है। कब होता है दोस्तों? 1540 के अंदर कन्नौज का युद्ध होता है और ये युद्ध
इसके पश्चात शेर शाह ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर दिया था। तो पूछ लेते हैं कि आगरा और दिल्ली पर अधिकार किस युद्ध के बाद करते हैं, तो कन्नौज के युद्ध के बाद। ठीक है। फिर शेर शाह ने चुनार की विधवा शासिका लाड बेगम से विवाह किया और घाघरा के युद्ध में भाग लिया। शेर शाह क्या करते हैं, चुनार की विधवा शासिका लाड बेगम से विवाह करते हैं दोस्तों, और घाघरा के युद्ध में भाग लेते हैं और बंगाल अभियान करते हैं। कब, 1541 के अंदर। 1541 में कौन सा अभियान करते हैं, बंगाल अभियान किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है बिंदु की गफरों के विरुद्ध अभियान 1541 ईस्वी उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गफरों के विरुद्ध अभियान 1541 ईस्वी के अंदर किया जाता है। यह आपको परीक्षा में अच्छे से याद करना है। मालवा अभियान 1542, रायसीन अभियान 1543, और यहाँ से क्या होता है, पूर्णमल यहाँ का शासक था। रायसीन अभियान में पूर्णमल यहाँ का शासक था और शेरशाह सूरी ने षड्यंत्र पूर्वक इसकी हत्या कर दी थी। क्या कर देते हैं, शेरशाह सूरी षड्यंत्र पूर्ण इसकी हत्या कर दी, और ये घटना शेरशाह सूरी के जीवन पर कलंक मानी जाती है। ये जो रायसीन अभियान है उसके समय पूर्णमल की हत्या कर दी जाती है। यह घटना शेरशाह सूरी के जीवन पर क्या बन जाती है, कलंक बन जाती है। इस घटना से आहत होकर, दुखी होकर कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली दोस्तों, कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली थी। फिर अगला युद्ध भी ध्यान करना कि गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। अगर बात कर ले कालिंजर अभियान, कालिंजर अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण। कालिंजर अभियान कब होता है, तो 1545 में होता है। कालिंजर अभियान कब होता है, 1545 में, और यहाँ का शासक उस समय होता है कीरत सिंह। कौन होता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, कीरत सिंह कालिंजर अभियान के समय यहाँ का शासक होता है। शेरशाह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो पूछ लेते हैं कि शेरशाह किस शास्त्र को या यंत्र को चलाते हुए घायल या मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो आग्नेयास्त्र। फिर नेक्स्ट सुधार क्या करवाए, तो बंगाल में प्रशासनिक सुधार। शेर खान ने बंगाल को सरकार व परगनों में विभाजित किया था। क्या किया था, सरकार को परगनों में विभाजित करने वाले शासक कौन थे, शेरशाह सूरी। अगले नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, शासक बनते अगले अकबर। अकबर का समय 1556 से लेकर 1605 ईस्वी। कब होता है, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी अकबर का समय होता है। अगर दोस्तों बात करें अकबर का जन्म कब हुआ, तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। कब होता है, 15 अक्टूबर 1542। अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में इनका जन्म होता है। किसके दरबार में होता है, तो अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में इनका जन्म। और बचपन का नाम होता है बदरुद्दीन। क्या नाम होता है, बचपन का नाम होता है बदरुद्दीन। पूछ लेते हैं बदरुद्दीन किनका नाम होता है, तो अकबर का नाम बचपन का बदरुद्दीन नाम होता है। इनके संरक्षक की बात करें तो मुनीम खान थी, और दूसरा संरक्षक था बैराम खान। राज्याभिषेक कहाँ पर होता है दोस्तों इनका, तो कलानौर हरियाणा। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर हरियाणा। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि लड़ा जाता है 1556 में। कब लड़ा जाता है, 1556 के अंदर दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकेंड युद्ध लड़ा जाता है, जो कि अकबर और हेमू के मध्य लड़ा जाता है। अकबर वर्सेस हेमू के मध्य। और इस युद्ध में बैराम खान क्या करता है, अकबर की सहायता करता है। बैराम खान अकबर की सहायता करता है, लेकिन इस युद्ध के अंदर पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू क्या करता है, लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मारा जाता है। क्या करता है, हेमू मारा जाता है इस युद्ध में। अकबर ने इस युद्ध के बाद क्या करते थे, गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि ली थी, गाजी की उपाधि धारण की। और 1560 ईस्वी तक सभी शक्तियां बैराम खां के पास होती थी। किसके पास होती, बैराम खां के पास होती थी। और 1560 तिलवाड़ा का युद्ध अकबर वर्सेस बैराम खान के मध्य लड़ा गया। किसके मध्य लड़ा गया, अकबर और बैराम खान के मध्य तिलवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था, जिसके अंदर बैराम खान की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। बैराम खान क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट आता है अकबर के बैराम खान के समक्ष 3 प्रस्ताव। तो कौन कौन से थे, पहला यही कि मालवा व चंदेरी की सूबेदारी, दूसरा बादशाह के आंतरिक मामलों का प्रमुख, तीसरा हज यात्रा। तो ध्यान रखना अकबर ने बैराम खान के समक्ष 3 प्रस्ताव रखे थे। एक तो मालवा व चंदेरी की सूबेदारी दी, बादशाह के आंतरिक मामलों का प्रमुख बनाया, और हज यात्रा। तो दोस्तों बैराम खान हज यात्रा का चला गया। पाक पाटन गुजरात में एक आरंभ अफगान ने बैराम खान की क्या कर दी, हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी, हत्या कर दी। और पाटन के फकीरों ने बैराम खान का अंतिम संस्कार किया था। क्या किया था, बैराम खान का अंतिम संस्कार किया था। नेक्स्ट आता है अगला बिंदु
पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन या अतका खेल की बात करें तो 1560 से लेकर 1562 तक पेटीकोट शासन होता है। क्या होता है? पेटीकोट शासन। यानी अकबर पर हरम का प्रभाव था और महामा अनगा, जीजी अनगा, आदम खां, मुनीम खां प्लस हरम की महिलाएं 1562 ईस्वी के अंदर अकबर ने आदम खां की हत्या करवा दी। इस सदमे में महामा अनगा की मृत्यु हो गई और अकबर हरम के प्रभाव से मुक्त हो गया। अकबर क्या हुआ? हरम के प्रभाव से मुक्त हो गया। आरंभिक सुधार की बात करते हैं अकबर के, तो दोस्तों ध्यान रखना 1562 ईस्वी के अंदर युद्ध बंदियों के धर्मांतरण पर रोक लगाई थी। क्या किया था? युद्ध बंदियों के धर्मांतरण पर रोक लगाई। याददाश्त प्रथा पर भी रोक अकबर के द्वारा लगेगी। किसके द्वारा लगेगी? अकबर के द्वारा लगाई गई थी। और 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर करता है 1563 के अंदर कौन करता है? अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को ये समाप्त कर देता है। क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। फिर अगला होता है 1564 जजिया कर को समाप्त किया। और अभियानों की बात करें तो अकबर के अगर अभियानों की बात करें तो पहला आता है 1561 के अंदर मालवा अभियान। कौन सा अभियान होता है? मालवा अभियान 1561 के अंदर होता है। बाज बहादुर मालवा अकबर के दरबार में आया और रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों 1564 के अंदर गोंडवाना अभियान भी होता है। 1564 में गोंडवाना अभियान, जिसकी राजधानी थी जबलपुर। क्या थी? जबलपुर इसकी राजधानी होती है। और रानी दुर्गावती ने मजबूती से मुगल सेना का सामना किया और अंत में लड़ती हुई मारी गई। बहुत ही महत्वपूर्ण कि 1564 में गोंडवाना अभियान होता है। इसके अंदर रानी दुर्गावती ने मजबूती से क्या किया? मुगल सेना का सामना किया और वे अंत में क्या करती है? मुगल सेना से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो जाती है, मारी गई। इसका पुत्र जिसका नाम था वीर नारायण वहां का शासक बनता है। क्या बनता है? वहां का शासक बनता है या शासक था। फिर नेक्स्ट अगला बिंदु आता है 1567 से 68 चित्तौड़गढ़ अभियान। 1567 से 67 से 68 चित्तौड़गढ़ अभियान। 1572 से 73 गुजरात अभियान। अगला कौन सा अभियान होता है? 1572 से 73 गुजरात अभियान। और नेक्स्ट आता है अकबर ने गुजरात शासक मुजफ्फर तरते को पराजित किया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर तरते को पराजित किया और गुजरात अभियान की याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण भी अकबर के द्वारा कराया गया। जो गुजरात अभियान करता है अकबर, उसकी याद में क्या करता है? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है। और इतिहासकार स्मिथ ने गुजरात अभियान का विश्व का सबसे द्रुत गति से किया गया अभियान बताया गया है। यानी ये जो इतिहासकार स्मिथ है उसके द्वारा जो गुजरात अभियान किया जाता है अकबर के द्वारा, उसको विश्व का सबसे द्रुत गति से यानी तेज गति से किया गया अभियान बताया जाता है। सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी रखा गया। और केम्बे खंबात की खाड़ी में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। किसको देखा? समुद्र को देखा था। नेक्स्ट जो अगला अभियान आता है 1581 काबुल अभियान। कौन सा अभियान आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, काबुल का अभियान। काबुल का अभियान कब होता है? तो अपने चचेरे भाई मिर्जा हकीम को पराजित किया एवं इब्न यानी बख्तुनिशा का वहां का गवर्नर बनाया। और 1586 में मान सिंह को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। और 1586 के अंदर कश्मीर अभियान होता है। 1586 में कौन सा अभियान होता है? कश्मीर अभियान होता है। दोस्तों 1586 के कश्मीर अभियान की बात करें तो बीरबल यूसुफजाई कबीले से लड़ता हुआ मारा जाता है। बीरबल यूसुफजाई कबीले से लड़ता हुआ मारा जाता है। और अबुल फजल ने इसे बीरबल के जीवन की सबसे दुखदायी घटना बताया। अबुल फजल ने इसे बीरबल के जीवन की सबसे दुखदायी घटना अगर किसी को बताया तो कश्मीर अभियान को बताया। 1591 में सिंध अभियान, 1592 में उड़ीसा अभियान और 1595 में कांधार व बलूचिस्तान और 1601 में खाना देश अभियान। कौन सा अभियान होता है? खाना देश अभियान शुरू किया जाता है। फिर इसकी राजधानी बात करें, अगर खाना देश की राजधानी की बात करें तो बुरहानपुर। दोस्तों अकबर के असीरगढ़ को सोने की चाबियों से खेला था। यानी जो अकबर होता है उसके द्वारा असीरगढ़ के किले को सोने की चाबियों से खोला गया था। और ये अकबर का अंतिम अभियान था। क्या था? अकबर का अंतिम अभियान था। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। फिर
नेक्स्ट आता है अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, अकबर के 9 रत्नों की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण अगर प्रश्न आ जाए कि अकबर के 9 रत्नों के बारे में आप क्या जानते हैं तो आप बता देना। पहला नवरत्न है तानसेन। तानसेन जिसका वास्तविक नाम है रामतनु पांड्ये। क्या नाम है दोस्तों? रामतनु पांड्ये। शिक्षा इनकी ग्वालियर संगीत शिक्षा विद्यालय के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? ग्वालियर संगीत शिक्षा विद्यालय। और पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थी। कहाँ थे? रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। गुरु इनके हरिदास जी, दूसरे गुरु मोहम्मद घोष थे। इनसे प्रभावित होकर ये इस्लाम को अपनाते हैं। क्या करते हैं? इस्लाम को अपनाते हैं। वैसे ये ब्राह्मण थे यानी हिंदू थे, लेकिन जो गुरु होते हैं दूसरे सेकंड मोहम्मद घोष, उनसे प्रभावित होकर इस्लाम धर्म अपना लेते हैं। इनकी एक उपाधि थी जिसका नाम था कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास। तानसेन का मकबरा बना हुआ है दोस्तों ग्वालियर के अंदर। कहाँ पर बना हुआ है? ग्वालियर के अंदर तानसेन का मकबरा बना हुआ है। और तानसेन ने ध्रुपद गायकी का विकास किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण। तानसेन के बारे में अगर जानकारी आ जाए तो बता देना, तानसेन ने ध्रुपद गायकी का विकास किया। नई राम व रागिनियाँ बनाई थी। नई राग व रागिनियाँ बनाई। जैसे कौन कौन सी? एक तो राग दीपक, मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोडी, मियाँ की सारंग, दरबारी कानड़ा। ये तानसेन की कुछ राग रागिनियाँ हैं। जैसे राग दीपक, मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोडी, मियाँ की सारंग, दरबारी कानड़। वैसे नेक्स्ट दूसरा नंबर आता है बीरबल। बीरबल की बात करें जिसका वास्तविक नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। उपाधि अगर 1583 में न्याय विभाग का प्रमुख बने। इसको क्या बनाया दोस्तों? 1583 के अंदर बीरबल को न्याय विभाग का प्रमुख बनाया जाता है। और इसने तौहीद ए इलाही धर्म अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया? तौहीद ए इलाही धर्म का अपनाया था। और एकमात्र हिंदू था जिसने तौहीद ए इलाही धर्म को अपनाया। फिर तीसरा जो होता है उसका नाम होता है अबुल फजल। तीसरा कौन होता है अकबर का नवरत्न में? अबुल फजल। जिसका पिता इसका नाम था शेख मुबारक, बड़ा भाई फैजी, जन्म स्थान नागौर। इनकी पुस्तकें 3 थी। एक तो अकबरनामा फर्स्ट, अकबरनामा सेकेंड, अकबरनामा तृतीय, जिसको आईने अकबरी भी कहते हैं। जिसको आईने अकबरी भी कहा जाता है, अकबरनामा तृतीय को। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम यही कि 1602 के अंदर जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने इसकी हत्या कर दी। क्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने इसकी हत्या कर दी थी। और चौथा जो नवरत्न था उसका नाम होता है फैजी। फैजी का जन्म स्थान भी नागौर था। उपाधि थी इसकी राजकवि। दोस्तों ध्यान रखना, फैजी जन्म स्थान भी नागौर है, उपाधि भी का नाम भी क्या है? राजकवि है। नेक्स्ट महाभारत का फारसी में अनुवाद इसने किया जिसे रजमनामा कहा जाता है। यानी फैजी के द्वारा क्या होता है? महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता है जिसे हम रजमनामा कहते हैं। इसका अनुवादक नकीब खां अब्दुल कादिर बंदायूनी अब्दुल खंदार बंदायूनी थे। इसने रामायण व लीलावती का फारसी में अनुवाद करा था। ये जो फैजी होता है इसके द्वारा रामायण और लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया जाता है। अगले जो नवरत्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना उपाधि खान खाना। यह बैराम खान का पुत्र था और यह जहांगीर का गुरु था। यह हिंदी भाषा की कवि थे। पुस्तक बरवे नायिका का भेद। दोस्तों ध्यान रखना ये क्या था? हिंदी भाषा के कवि थे और यह जहांगीर का गुरु भी था। अगला जो प्रमुख नवरत्न आता है उसका नाम होता है टोडरमल। टोडरमल महाराणा प्रताप के क्या करते हैं? ये दूत के रूप में भी आते हैं। इसकी उपाधि की अगर बात करें तो उपाधि होती है इसकी राजा। पहले इन्हें गुजरात का दीवान नियुक्त किया गया दोस्तों। कालांतर में केंद्र में दीवान नियुक्त किया गया। और टोडरमल ने भू राजस्व सुधार किए। टोडरमल ने क्या किए थे? भू राजस्व सुधार किए और इसने जाब्ती व्यवस्था लागू की थी। दोस्तों टोडरमल के द्वारा जाब्ती व्यवस्था लागू होती है और इसने आई ने दहसाला पद्धति को लागू किया था। यह जो टोडरमल होता है उसके द्वारा आई ने दहसाला पद्धति का लागू होता है। 7वां होता है मानसिंह, 8वां मुल्ला दो प्याजा, 9वां होता है हकीम हुकाम। 9वां कौन सा होता है? हकीम हुकाम। ये खान सामा भी कहता है। अगला अगर प्रश्न आ जाए अकबर की धार्मिक नीति के बारे में आप क्या जानते हैं तो बता देना। धार्मिक नीति अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी और 1562 में युद्ध बंदियों के धर्मांतरण पर रोक किया। 1562 में दास प्रथा पर रोक लगाया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। और 1575 में इबादत खाने की स्थापना
मुस्लिम सिद्धांतों को या विद्वानों को आमंत्रित किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1562 में क्या करता है, युद्ध बंदियों के धर्मांतरण पर रोक। 1562 दास प्रथा पर रोक। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। और दोस्तों ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1575 में इबादत खाने की स्थापना करता है और मुस्लिम विद्वानों को आमंत्रित करता है। फतेहपुर सीकरी दीवान एक खास भी कहते हैं इसको। फिर आता है अगला नेक्स्ट 1578 धर्म संसद की स्थापना। धर्म संसद की स्थापना तो अन्य धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया, जैसे हिंदू धर्म के देवी सिंह को, पुरुषोत्तम को। दूसरा पारसी धर्म तो दस्तूर जी, मेहरन जी, राणा। तीसरे अकबर ने इन्हें दरबार में अग्नि जलाने की अनुमति दी थी। यानी ये जो पारसी धर्म के आए थे व्यक्ति दस्तूर जी, मेहरान जी, उनको अकबर ने दरबार में अग्नि जलाने की अनुमति दे दी थी। फिर तीसरे आते हैं जैन धर्म के। जैन धर्म के तो हरि विजय सूरी या जिन चंद्र सूरी, हरि विजय सूरी। और तीसरे नंबर होते हैं नेक्स्ट जिन सूरी। क्या होते हैं, जिन सूरी। अगर ईसाई धर्म की बात करें तो एक्वा बीता, एक्वा बीवा मोनसेरात, एक्वा बीवा मोनसेरात क्या थे, ये ईसाई धर्म के व्यक्ति थे महत्वपूर्ण। अगले जो शासक आते हैं जिसका नाम करते हैं बात जहांगीर की। जहांगीर का समय 1605 से 1627। जहांगीर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1605 1627। बचपन का नाम सलीम शेखू बाबा। बचपन का नाम क्या था इनके, सलीम या शेखू बाबा। माता का नाम हरकाबाई, पत्नी का नाम मानबाई और मान सिंह आमेर की बहन थी। मान सिंह क्या थे ये जो हरकाबाई ये कौन थी, सॉरी मानबाई, ये मान सिंह आमेर की बहन थी। इसके पुत्र का नाम खुसरो था। मोस्ट हैंडसम प्रिंस ऑफ द एरिया, यानी मुगल काल का सबसे अगर कोई खूबसूरत बच्चा था वह था, कौन था, खुसरो। और मानबाई शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। मानबाई किसके नाम से, शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। और जहांगीर की आदतों से परेशान होकर मानबाई ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली थी। क्या कर ली दोस्तों, आत्महत्या कर ली। और दूसरी पत्नी जोधाबाई या महारानी जोधाबाई, जिसका नाम मानी रानी भी था, जगत गोसाई के रूप में प्रसिद्ध होती है। और इनके पुत्र का नाम होता है खुर्रम या शाहजहां। क्या नाम होता है, खुर्रम या शाहजहां होता है। और जहांगीर ने राज्याभिषेक के समय 12 घोषणा की थी, जिन्होंने न्याय की सोचने की जंजीरें लगवाई, जिसमें 66 घंटियां थी। और तीसरी पत्नी जिसका नाम था नूरजहां, तीसरी पत्नी का नाम क्या था, नूरजहां। इसकी बेटी थी जिसका नाम था लाडली। और चौथी पत्नी जिसका नाम था इसका बेटा शहरयार, शहरयार होता है। और 1606 के अंदर खुसरो का विद्रोह होता है। 1606 में क्या होता है, खुसरो का विद्रोह होता है। खुसरो को मामा मान सिंह और ससुर मिर्जा अजीज कोका, ध्यान से देखना लाइन को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खुसरो ने मामा मान सिंह व ससुर मिर्जा अजीज कोका का समर्थन किया था। गुरु अर्जुन देव जी को खुसरो को आशीर्वाद प्रदान किया, जिन कारण जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या कर दी। जिन कारण से क्या हो गई, जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या कर दी थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, कि यहाँ से सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। फिर अगला आता है 1606। 1606 में होती है बेरावल की संधि या बेरावल का युद्ध। तो बेरावल का युद्ध होता है 1606 में खुसरो वर्सेस महारावत जी, खुसरो वर्सेस महारावत जी। और पराजित हुआ खुसरो और उसकी आंखें फोड़ दी गई। खुसरो क्या होता है इस युद्ध में, पराजित होता है और उसकी आंखें फोड़ दी जाती है। 1621 में शाहजहां ने बुरहानपुर में खुसरो की हत्या करवा दी थी। किस में करवा दी, बुरहानपुर में खुसरो की हत्या करवा दी गई मानी जाती है। फिर बात करते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है अपने नूरजहां। नूरजहां वास्तविक नाम इसका वेरुनिसा। नूरजहां के पति अली कुली बेग। नूरजहां के पति कौन थे, अली कुली बेग। जहांगीर ने अली कुली बेग को शेर ए अफगान की उपाधि दी, वे उसकी हत्या करवा दी। शेर ए अफगान की उपाधि और उसके बाद उसकी हत्या करवा दी। जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूर ए जहां की उपाधि दी थी। जहांगीर ने क्या किया कि जो ये मेहरुनिसा थी उसको नूर ए जहां की उपाधि प्रदान की गई थी और वह उसकी हत्या कर दी। फिर जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूर ए जहां की उपाधि नूरजहां झूठा के अन्य सदस्य, यानी जहांगीर क्या करते हैं, मेहरुनिसा को नूर जहां की उपाधि दे दी, लेकिन नूरजहां झुंटा के अन्य सदस्य भी होते कुछ, जैसे पिता ग्यास बेग उपाधि, माता असमत बेगम जिसने इत्र का आविष्कार किया, भाई असफ खां
और चौथा होता है शाहजहाँ। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय सभी शक्तियां नूरजहाँ के पास थी और नूरजहाँ शाही सेना पर जो हस्ताक्षर करती थी और ये जरों का पर्वत करती थी। ये क्या करती? पर्वत दर्शन करती थी, सॉरी, ये जरों का दर्शन करती थी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इसने अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह शहरयार से करवा दिया। नूरजहाँ जुल्टा ने आपसी फूट पड़ गई। आसफ खां व नूरजहाँ। फिर 1622 शाहजहाँ का विद्रोह दक्कन में होता है। 1622 में क्या होता है? शाहजहाँ का विद्रोह होता है दक्कन के अंदर। महावत खां व परवेज जहांगीर का बेटा, उसने दमन किया। 1626 महावत खां का विद्रोह होता है। 1626 में क्या होता है दोस्तों? महावत खां का विद्रोह होता है और ये परवेज का समर्थक माना जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अशोक की धार्मिक नीति, यानी सॉरी, बात करें अगर शाहजहाँ की धार्मिक नीति, तो शाहजहाँ की धार्मिक नीति में आपको ध्यान होना चाहिए, पहला तो एक धर्मांतरण विभाग की स्थापना की थी। इसने क्या किया था? धर्मांतरण विभाग की स्थापना करते हुए मंदिर तुड़वाई, मुस्लिम लड़कियों के हिंदू लड़कों से विवाह पर प्रतिबंध लगाया। यानी शाहजहाँ क्या करते हैं कि मुस्लिम लड़कियों के हिंदू लड़कों से विवाह करने पर रोक लगा देते हैं। चौथा, सिजदा व पेबोस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। सिजदा व पेबोस प्रथा यहाँ पर होती है एक, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया और गौ हत्या से प्रतिबंध हटा दिया था। ये बहुत ही बर्बर माना जाता है क्योंकि हिंदू धर्म के लिए तो विरोधी होगा और अपने धर्म के लिए सहिष्णु था ये, यानी खुद के धर्म को महत्व देता और हिंदू धर्म को ये नीच मानता था। तो इसलिए इसने क्या कर दिया? जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ था वो भी हटा दिया और मंदिर तुड़वा दिए। फिर छठा था कि इसने तीर्थ यात्रा कर वापस लगाया। तीर्थ यात्रा, जैसे कोई हिंदू है, कोई यात्रा करने जाता या कोई समय हिंदू कोई तीर्थ यात्रा पर जाता, उस पर भी वापस कर लिया, टैक्स लगा दिया। और सातवां है, इलाही सम्मत पर प्रतिबंध लगाया और हिजरी सम्मत प्रारंभ किया। इलाही सम्मत होता है उस पर तो इसने प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों, और हिजरी सम्मत पर क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया था। फिर नेक्स्ट इसका उत्तराधिकारी संघर्ष होता है जो कि 1658 से लेकर 1659 तक क्या चलता है? इसका उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है। तो शाहजहाँ ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसने किया था? शाहजहाँ के द्वारा। ये प्रश्न आ सकता है कि शाहजहाँ के उत्तराधिकारी संघर्ष को समझाइए। तो शाहजहाँ ने दारा को क्या किया था? अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 1658 में बहादुर शाह का बहादुरपुर का युद्ध होता है दारा वर्सेस सुजा के मध्य। किसके मध्य होता है? दारा वर्सेस सुजा के मध्य बहादुरपुर का युद्ध होता है और सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह और सुलेमान सिक्कों के द्वारा विजयी प्राप्त हो जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण है 1658 धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? धर्मत का युद्ध। दारा वर्सेस औरंगजेब वर्सेस मुराद के मध्य कौन सा युद्ध होता है? धर्मत का युद्ध। और जसवंत सिंह इसमें भाग लेते हैं। कासिम खां युद्ध के दौरान निष्क्रिय रहते हैं। और अगला युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध कब होता है? 1658 में दारा वर्सेस औरंगजेब और मुराद के साथ होता है, लेकिन इसमें दारा हार जाता है। इस युद्ध के पश्चात मुराद को बंदी बना लिया जाता है और खजुआ या खसुआ का युद्ध 1659 में होता है, जिसके अंदर औरंगजेब और सुजा के मध्य होता है, लेकिन इसके अंदर जीत कौन जाता है? औरंगजेब इस युद्ध में दोस्तों जीत जाता है। सुजा भागकर म्यांमार चला गया और अराकान योमा की पहाड़ियों में सुजा की मृत्यु हो गई। और नेक्स्ट जो युद्ध होता है दोराई का युद्ध, जो लड़ा जाता है 1659 में। कब लड़ा जाता है? 1659 में लड़ा जाता है। औरंगजेब वर्सेस दारा के मध्य। किसके मध्य होता है? औरंगजेब और दारा के मध्य लड़ा जाता है। औरंगजेब इसमें जीत जाता है। शाहजहाँ को नजरबंद किया गया। 1666 एडी में इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी शाहजहाँ की मृत्यु कब होती है दोस्तों? 1666 में होती है। दारा सिकों की अगर बात करें तो दारा सिको, दारा एक सहिष्णु व्यक्ति था। दारा के अनुसार हिंदू धर्म तथा इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर को पाने के अलग अलग रास्ते माने जाते हैं। तो दोस्तों ये था अपना मध्यकालीन इतिहास, जो कि 1700 से शुरू होकर ये जो अपने मध्यकालीन इतिहास होता है 1526 से लेकर 1656 तक का इतिहास। इसके अंदर जितने भी प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, पॉइंटों के माध्यम से लिखने वाले रिटन एग्जाम महत्वपूर्ण है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।